हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में जो दिया गया है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया, और उसमें जो मॉडल जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन स्ट्रक्चर है वो है लैकोपेरो। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जहनी तौर पे हमारे दिमाग में ये सवाल आता है या तो आना चाहिए कि जीन्स अगर हैं तो उनके एक्सप्रेशन का कंट्रोल या रेगुलेट करने की उनको क्या ज़रूरत आ रही है। अगर जीन है तो वो कोई ना कोई फंक्शनल प्रोडक्ट या तो आरएनए बनाएंगे, जो कि एमआरएनए हो सकता है, या आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए होगा तो वो फिर फर्दर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनवाएगा। तो जीन के अल्टीमेट प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रोटीन या तो फिर आरआरएनए और टीआरएनए जैसे फंक्शनल आरएनए स्ट्रक्चर्स। दोनों ही, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो प्रोटीन हो, वो किसी न किसी फंक्शन से रिलेटेड है, किसी स्ट्रक्चरल पर्पज से वो रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जीन अगर है तो उसका क्यों नहीं हमेशा प्रोडक्ट बनता। तो इसको हमें इस तरीके से समझ लेना चाहिए कि जैसे अगर हमारे पास रुपए हैं तो क्यों नहीं हम उससे कोई चीज़ खरीद लें। रुपयों से हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, उसके खर्चे पे हम कंट्रोल क्यों करते हैं। उसका कारण है ताकि हम कुछ सेविंग्स कर सकें और उस सेविंग्स को एक अच्छे पर्पस के लिए, एक अच्छी खरीदारी के लिए काम में लिया जा सके। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी अपनी एनर्जी को, ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी उसका रुपया है, उसकी करेंसी है, उसकी वैल्यू है। तो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहता, और जिस जिस ऑर्गेनिज्म ने अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली वेस्ट किया है या ढंग से उसने काम में नहीं लिया है, उस ऑर्गेनिज्म को नेचर में लंबे टाइम तक सस्टेन करने का मौका नहीं मिल पाया और वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं धरती से। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट ना करें तो क्या होगा। तो जनाब ये होगा कि जीन के जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएंगे। काफ़ी सारे जीन्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है, वो बन गए। तो उन प्रोटीन बनने के पीछे जो अननेसेसरी प्रोटीन्स बन गए हैं, उन्होंने जो अमाइनो एसिड सेल में पड़े होते थे, उन अमाइनो एसिड को काम में ले लिया। अब अचानक कोई एनवायरमेंटल कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसी आई जिसमें उसे कोई स्ट्रेस मिला, और उस स्ट्रेस से बचने के लिए उसे कोई एंजाइम बनाना है। एंजाइम बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, लेकिन अमाइनो एसिड तो अननेसेसरी प्रोटीन में ख़त्म हो गए सारे। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा, क्योंकि वो जो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का जवाब मॉलिक्यूलर लेवल से देना चाहता था वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि रिसोर्स शॉर्टेज हो गया। दूसरा, जो अननेसेसरी प्रोटीन्स बने हैं या जो अननेसेसरी आरएनए बने हैं, ये काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, इंटरफेरेंस करेंगे, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ जाएगी, अननेसेसरीली रिएक्शंस हो जाएंगी और नेसेसरी रिएक्शंस होने नहीं देगा। और अननेसेसरी रिएक्शंस से हीट धीरे धीरे डिस्पर्स होती चली जाती है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। और इस एंट्रोपी या केओस को, जो रैंडमनेस बढ़ी है, ऐसे हालात में एनर्जी का प्रॉपर वे में सेविंग नहीं हो सकता, इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई तो उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी उसका जो रिप्रोडक्शन पावर है, वो कम हो जाएगा, और धीरे 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 उनका नंबर धरती पे कम होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा
जब वो धरती पर एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। सो कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास तौर से अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई एनवायरमेंटल कंडीशन फिक्स तो है नहीं, वो तो हमेशा एवर चेंजिंग होती है। तो जब एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है तो जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो उन ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी एबिलिटी पैदा करता है जिससे वो तुरंत अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो भी गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, और इस वजह से वो अपनी एनर्जी को मैक्सिमम लेवल तक सेव करते हैं, और वो मैक्सिमम लेवल तक सेव हुई हुई एनर्जी उनकी ग्रोथ को और उनके रिप्रोडक्शन को प्रमोट करती है। तो ये कारण है कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्यों होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑपेरॉन क्या है। ऑपेरॉन का जो कंसेप्ट है वो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। यूजुअली जैसा कि हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में जीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बातें कर चुके हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए बनता है, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है जीन का उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी पार्ट या प्रमोटर। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही रेगुलेटरी पार्ट यानी एक ही प्रमोटर के अंडर में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स उस प्रमोटर्स के साथ में फिजिकली लिंक्ड स्टेट में रहेंगे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है। तो सारे के सारे जितने भी जीन्स हैं और जो प्रमोटर हैं वो एक ही डीएनए मॉलिक्यूल पे लाई करेगा। तो ऑपेरॉन इस सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें एक फिजिकली लिंक्ड जीन्स का एक ग्रुप है और उनका ट्रांसक्रिप्शन एक ही प्रमोटर के अंडर में हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि एक से ज़्यादा जीन्स हैं और उनका एक ही प्रमोटर के अंडर में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो एक सिंगल कॉमन एमआरएनए बनेगा जिसमें उन सभी जीन्स के मैसेज आ जाते हैं। तो किसी भी जीन का एक स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। बेंजर ने सिस्ट्रॉन वर्ड हमें दिया था। तो जाहिर सी बात है कि ऑपेरॉन सिचुएशन में एक प्रमोटर के अंडर में मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए जो बनने वाला एमआरएनए होगा वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होगा। फॉर एग्जांपल लैक ऑपेरॉन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, लैक ऑपेरॉन में आप देख पा रहे हैं कि एक प्रमोटर रीजन है जिसके दाएं तरफ ऑपरेटर है और बाएं तरफ कैप साइट्स हैं। ठीक है। और ऑपरेटर के बाद में लेग जेड, लेग वाई और लेग ए, ये तीन जीन हैं। लेग जेड का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है और फर्दर ट्रांसलेशन होता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, लेग वाई परमिएज बनाता है और लेग ए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। अब इनका काम क्या है? इनमें जो मेजर काम है वो है परमिएज। परमिएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फिट हो जाता है और ये लैक्टोज को सेल में अंदर परमिट करता है आने के लिए। अगर परमिएज नहीं होगा तो लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरा रहा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लेग जेड का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है और फिर ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू अपनी एनर्जी डिलीवर करता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड इसके अलावा एक काम और करता है, और वो काम है कि कुछ लैक्टोज को वो एलो लैक्टोज आइसोमर में कन्वर्ट करता है। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास में दो टाइप की एक्टिविटी हुई, एक कैटाबोलाइट एक्टिविटी जो एक मेटाबोलाइट को तोड़ता है, और दूसरी आइसोमरेज एक्टिविटी जो मेटाबोलाइट का आइसोमर यानी एलोलैक्टोज जनरेट करता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में डिटेल में। इसका दो तरह से कंट्रोल होता है, नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लैक ऑपेरॉन के जो जीन हैं वो क्या लैक्टोज बनाते हैं? नहीं,
वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं, यानी लैक्टोज को तोड़ते हैं। तो ये कैटाबोलाइट नेचर का ऑपरॉन है, या इसके जो जीन्स है वो कैटाबोलाइट नेचर के प्रोडक्ट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑपरॉन इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, मतलब ये नॉर्मली ऑपरेट नहीं करता, इसको इंड्यूस करेंगे तभी ये ऑपरेट करेगा। और इंड्यूस कौन करेगा? लैक्टोज की प्रेजेंस। अगर सेल में लैक्टोज है तो ही लैक ऑपरॉन एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर वो लैक्टोज है तो इंड्यूस करने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है नेगेटिव कंट्रोल थ्रू रिप्रेसर, जिसको हम लैक रिप्रेसर भी बोलते हैं। जो एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ये इंड्यूसर का काम करता है और रिप्रेसर पर जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर लैक ऑपरॉन को रिप्रेस नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एलोलैक्टोज नहीं होगा तब तक लैक रिप्रेसर लैक ऑपरॉन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और इंड्यूसर यानी एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में रिप्रेसर अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लैक ऑपरॉन का एक्सप्रेशन होगा। दूसरा जो तरीका है वो पॉजिटिव कंट्रोल है थ्रू एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का काम एक प्रोटीन करता है जिसका नाम है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर प्रॉपरली बाइंड करने में हेल्प करता है। यानी जब सीएपी प्रेजेंट है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को पोजीशन होने में हेल्प करेगा और इस तरह से लैक ऑपरॉन के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। लेकिन ये तब ही करेगा जब इसको भी इंड्यूस किया जाए, और इसका इंड्यूसर कौन होता है? साइक्लिक एएमपी, या इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में हम कभी कभी सीएएमपी भी बोल देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हमने देखा कि लैक ऑपरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है दैट कैन बी कंट्रोल्ड नेगेटिवली एज वेल एज पॉजिटिवली। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल करने वाले रिप्रेसर और एक्टिवेटर है वो एक्चुअली रेगुलेटरी प्रोटीन ही है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को रोकते हैं या प्रमोट करते हैं, यानी वो उस लेवल पर वो एक्ट करते हैं। ओके, अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, पहले केस में कुछ भी अगर बाइंड नहीं होता है, ना ही तो रिप्रेसर है ना ही तो एक्टिवेटर है, तो बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ना के बराबर ट्रांसक्रिप्शन होता है। दूसरी सिचुएशन में रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर गया। ऑपरेटर रीजन वो रीजन है जहां पर रिप्रेसर ऑपरेट करेगा यानी बाइंड करेगा, और रिप्रेसर के बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जगह ऑलरेडी कौन आ गया? रिप्रेसर आ गया। इस वजह से कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तीसरा जो सिचुएशन है उसमें ये दिखा रखा है कि एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है, इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर रहा है, और इस वजह से नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर लैक्टोज नहीं है, सॉरी, अगर लैक्टोज ही है, ग्लूकोज नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिएज इंटरनलाइज कर देगा सेल में, और कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करवा दिए जाएंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के थ्रू। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के थ्रू जो एलोलैक्टोज बने हैं, ये लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स पे जाके बाइंड कर जाते हैं, और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो लैक रिप्रेसर जो होगा वो लैक ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से प्रमोटर पे बाइंड कर सकता है। किसकी मदद से? सीएपी की मदद से। और जब वो बाइंड करेगा तो वो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, और इस तरीके से लैक ऑपरॉन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? जब लैक्टोज सेल में प्रेजेंट होगा। और यहां पर आप इस सिचुएशन को आसानी से देख पा रहे हो कि लैक्टोज अगर सिंगल कार्बन सोर्स है तो क्या होगा,
और पिछले सिचुएशन में हमने देखा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर को ऑपरेटर पे बाइंड करने से रोकने वाला जो एलोलैक्टोज है वो भी नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है तो एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा। और जैसे ही लैक्टोज आया वैसे ही एलोलैक्टोज बन गया, और एलोलैक्टोज बन गया तो उस एलोलैक्टोज ने किसके साथ जाके बाइंड कर लिया, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो ये तो था हमारा नेगेटिव कंट्रोल। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रोल के बारे में। पॉजिटिव कंट्रोल में जैसा हमने देखा कि CAMP एक इंड्यूसर है जो कि CAP के साथ में बाइंड करता है और उसको एक्टिवेट करता है, और ये CAP जाके कैप साइट्स जो कि प्रमोटर के अपस्ट्रीम रीजन में होती है वहाँ जाके बाइंड करता है और RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बाइंड करने में हेल्प करता है। जब RNA पॉलीमरेज प्रॉपरली प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो जाएगा तो वो अपना ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू कर देता है, और इस तरीके से पॉजिटिव कंट्रोल एग्जर्ट करेगा कौन, CAP, जो DNA पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। ओके, तो इस तरीके से लैक ऑपरॉन इंड्यूसिबल ऑपरॉन है दैट कैन बी रेगुलेटेड नेगेटिवली as well as through positive sense. Thank you so much. Stay home, stay blessed.